बात है, हरिपुर नामक एक सुरम्य और खुशहाल गांव में आलोक, विकास और समीर नाम के 3 युवा, ऊर्जावान और सपने देखने वाले दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मशहूर थी। वे बचपन से ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। उनकी दोस्ती में इतनी गहराई थी कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते थे। आलोक तीनों में सबसे ज्यादा विचारशील और रचनात्मक था। उसके दिमाग में हमेशा नए नए आइडिया घूमते रहते थे। विकास अदम्य साहस और कठोर परिश्रम का प्रतीक था, जो किसी भी चुनौती का डट कर सामना करने को तैयार रहता था। वहीं समीर शांत स्वभाव का होते हुए भी असाधारण रूप से बुद्धिमान और दूरदर्शी था, जिसकी सलाह पर तीनों भरोसा करते थे। हरिपुर गांव अपनी हरी भरी जमीनों और नदियों के लिए जाना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक कृषि तकनीकों और पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण गांव की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। खेतीबाड़ी ही उनकी आय का मुख्य स्रोत थी, जो अक्सर मौसम पर निर्भर करती थी। युवा पीढ़ी, जिसमें आलोक, विकास और समीर भी शामिल थे, अपने परिवारों के लिए बेहतर जीवन और गांव की उन्नति का सपना देखती थी। वे गांव की इस पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहते थे। उनका दिन खेतों में कड़ी मेहनत करते, जानवरों की देखभाल करते और छोटे मोटे ग्रामीण हस्तशिल्प में हाथ बंटाते हुए बीतता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और गांव की चौपाल पर शांति छा जाती, वे तीनों अक्सर गांव के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, जो उनकी अनगिनत कहानियों और योजनाओं का गवाह था। वहीं बैठकर वे भविष्य के बारे में सोचते, गांव की समस्याओं पर विचार करते और नई नई योजनाएं बनाते थे। एक शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें आसमान में नारंगी रंग बिखेर रही थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, आलोक ने अपनी अंदरूनी हताशा और बेचैनी को व्यक्त किया। देखो दोस्तों, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारी कमाई मुश्किल से 2 वक्त का भोजन ही जुटा पाती है। हमारी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। मेरा मन करता है कि हम कुछ और करें, कुछ ऐसा जिससे सिर्फ हमारा पेट ही न भरे, बल्कि हमारा गांव भी तरक्की करे और हमारी जिंदगी भी सुख समृद्धि से भर जाए। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। विकास ने आह भरते हुए कहा, हाँ, यह सच है। मैं कब तक यूं ही दाल चावल से काम चलाता रहूंगा? मेरा मन करता है कि कुछ स्वादिष्ट खाऊं, कुछ ऐसा जो हमने कभी नहीं खाया हो। शहर के लोग जो तरह तरह के पकवान खाते हैं, उनकी कहानियां सुनकर ही मेरा मन ललचा उठता है। उनका स्वाद तो कभी हमें मिल ही नहीं पाता, ये सोचकर ही दुख होता है। उसकी आंखों में एक अनकही लालसा और निराशा का भाव था। समीर, जो चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था और अपने अनुभवों को तौल रहा था, ने सिर हिलाया और धैर्यपूर्वक बोला, हमारी समस्या केवल भोजन की नहीं है दोस्तों, यह हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें स्थायी आय मिले और हम आत्मनिर्भर बन सकें, ताकि हमें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति सरपंच श्री रामनाथ के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। शायद उनके पास कोई समाधान हो, या कम से कम वे हमारी बात सुन तो सकते हैं। आलोक ने तुरंत सहमति व्यक्त की। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी। अरे, एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है? बिना प्रयास के तो कुछ नहीं मिलता। देखो, भूख हो या प्यास, करना होगा थोड़ा प्रयास। यही तो जीवन का नियम है। अगले दिन सुबह सुबह जब पहली किरणें धरती को छू रही थीं और गांव में हलचल शुरू हो रही थी, आलोक, विकास और समीर साहस और उम्मीद बटोरकर सरपंच श्री रामनाथ के आलीशान हवेली पहुंचे। हवेली गांव के केंद्र में थी और उसकी भव्यता पूरे गांव को प्रभावित करती थी। हवेली के सामने एक सुंदर और व्यवस्थित बाग था, जहां तरह तरह के फूल खिले थे और उनकी सुगंध हवा में तैर रही थी। सरपंच साहब अक्सर सुबह की ताजी हवा और धूप का आनंद लेने के लिए वहीं बैठे होते थे। आज भी वे वहीं बैठे थे, अपने माली के साथ मिलकर फूलों की देखभाल कर रहे थे और उनके विकास के लिए योजना बना रहे थे। उनके बगल में उनकी बेटी प्रिया, एक युवा और प्रगतिशील विचारों वाली महिला, और गांव के युवा नेता अर्जुन, जो गांव के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय और प्रेरणादायक थे, भी बैठे थे। प्रिया अक्सर गांव की समस्याओं पर सरपंच को अपनी समझदारी भरी सलाह देती थी,
जबकि अर्जुन युवाओं को एकजुट करने और उन्हें सही दिशा दिखाने का काम करता था। आलोक ने तीनों की ओर से आगे बढ़कर हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक कहा, सरपंच साहब, हम आपसे एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने आए हैं जो हमारे गांव के भविष्य से जुड़ा है। आप इस गांव के कर्ता धर्ता हैं। हमारी खुशहाली आपके हाथों में है। हम सभी युवा हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें सही अवसर नहीं मिल रहे हैं। हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं और गांव को भी प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं। आलोक की आवाज में आत्मविश्वास और सम्मान दोनों थे। सरपंच रामनाथ ने अपनी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए थोड़ी गंभीर और उदासीन मुद्रा में कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम युवा कुछ करना चाहते हो। मुझे तुम लोगों का उत्साह पसंद आया, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गांव के लिए योजनाएं सरकार बनाती है, मैं तो बस उन्हें लागू करता हूँ। मेरे पास अधिकार सीमित हैं और संसाधन भी। विकास ने हिम्मत करके अपनी बात में थोड़ी अधिक स्पष्टता लाने की कोशिश करते हुए कहा, वो दरअसल सरपंच साहब, हम चाहते हैं कि आप हम सभी युवाओं के लिए कुछ काम या व्यापार का अवसर दें, जिससे हम अच्छी कमाई कर सकें और सिर्फ दाल चावल नहीं बल्कि स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकें। हम अपनी मेहनत से कुछ कमाना चाहते हैं, अपने बल पर खड़े होना चाहते हैं। सरपंच रामनाथ चौंक गए। उन्होंने शायद ऐसी सीधी और स्पष्ट बात की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लगा कि ये युवा अब उनके सिर पर ही चढ़ने लगे हैं। क्या मुसीबत है ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सभी युवाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से अवसर कैसे दे सकता हूँ? गांव में इतने सारे युवा हैं, अगर मैं सबको मौका देने लगूं तो मेरा काम ही छूट जाएगा। मेरा सारा समय इसी में निकल जाएगा। इसलिए तुम लोग कोई और रास्ता ढूंढो। सरकारी योजनाएं आती हैं, जब तुम्हारी किस्मत होगी तब मिल जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रिया, जो शुरू से चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी और युवाओं की हताशा को महसूस कर रही थी, ने सरपंच की बात काटते हुए धैर्यपूर्वक और तर्कपूर्ण ढंग से कहा, पिताजी, इनकी बात में दम तो है। ये मेहनती युवा हैं और गांव के भविष्य के लिए इनका उत्साह महत्वपूर्ण है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम आज इन युवाओं को अवसर नहीं देंगे तो ये गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर जाएंगे और हमारा गांव और कमजोर हो जाएगा। अर्जुन ने भी तुरंत सहमति जताई। हाँ सरपंच साहब, हमें इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। युवाओं को अवसर मिलेंगे तभी गांव तरक्की करेगा। ये गांव की रीढ़ है। सरपंच रामनाथ ने अपनी बात दोहराई। उनके चेहरे पर एक दृढ़ता थी। नहीं, यह संभव नहीं है। मेरे पास पहले से ही बहुत काम है और मेरे पास ऐसे व्यक्तिगत मामलों को देखने का समय नहीं है। उनकी बात सुनकर आलोक, विकास और समीर गहरे निराश हो गए। उनके सपने टूटते से महसूस हुए। उनकी उम्मीदें धूमिल हो गईं। समीर ने उदास होकर कहा, तो अब क्या करें? क्या यूं ही गरीबी में जीते रहेंगे और कभी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे? क्या हमें कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा? क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? आलोक ने अचानक अपने अंदर की निराशा को पीछे धकेलते हुए और एक नया रास्ता खोजने की ठानते हुए कहा, मैं जंगल चला जाऊंगा। मैं गांव से दूर जो घना जंगल है वहां जाऊंगा। शायद वहां हमें कोई रास्ता मिल जाए। जहां मुश्किल होती है वहीं रास्ता भी निकलता है। हम अपनी किस्मत को यहीं बैठकर नहीं कोस सकते। उसकी आवाज में एक अजीब सा संकल्प और रोमांच का भाव था। विकास डर गया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है आलोक? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस जंगल में भयानक क्रूरदान नामक राक्षस रहता है? गांव में सभी उसकी कहानियां सुनाते हैं। बच्चे उससे डरते हैं, कहते हैं कि वह इंसानों को खा जाता है। वहां जाने का मतलब मौत को गले लगाना है। हम यहां भूखे भले ही मरे, लेकिन राक्षस का निवाला तो नहीं बनेंगे। समीर ने कांपते हुए कहा, मुझे राक्षस के हाथों नहीं मरना। ये तो आत्महत्या जैसा होगा। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। आलोक, कुछ और सोचना होगा। इस बार आलोक दृढ़ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई रहस्य पता चल गया हो। हमें कुछ तो करना होगा। अगर हम यहां भूखे मरेंगे तो कम से कम वहां एक मौका तो होगा। शायद क्रूरदान हमें खाए ही नहीं, या फिर कोई रास्ता निकल आए। हम अपनी जिंदगी यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकते। मैं अकेला भी जाने को तैयार हूं। उसकी बातों में एक अजीब सी ताकत और दृढ़ता थी,
जिसने उसके दोस्तों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बाकी दो दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में भय था, लेकिन आलोक के दृढ़ निश्चय और बेहतर जीवन की चाह ने उन्हें इस हद तक ला दिया था कि उन्हें आलोक की बात में कुछ सच्चाई नजर आने लगी। गांव में रहकर घुटने से तो बेहतर है कि किस्मत आजमाई जाए, चाहे वह कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, विकास ने अंततः कहा। हालांकि उसके मन में अभी भी थोड़ा डर था, पर उसने आलोक के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। समीर ने भी गहरी सांस लेते हुए हामी भर दी। ठीक है, हम साथ चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगले ही दिन सुबह सुबह जब पहली किरणें हरिपुर गांव को धीरे धीरे रोशन कर रही थीं और गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में जुट रहे थे, आलोक, विकास और समीर अपने घर से चुपचाप निकल पड़े। उनके कंधों पर सिर्फ एक छोटा सा पोटला था, जिसमें थोड़ा सा बचा खुचा भोजन और पानी था। उन्होंने अपने गांव को अलविदा कहा, ये जाने बिना कि वे कभी लौट पाएंगे या नहीं। वे चलते चलते गांव से दूर घने जंगल की ओर बढ़ने लगे, जिसकी कहानियां उन्हें बचपन से डराती रही थीं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसते गए, सूरज की रोशनी कम होती गई और पेड़ों की शाखाएं इतनी गुथी हुई थीं कि ऊपर नीला आसमान मुश्किल से ही दिखाई देता था। चारों तरफ झाड़ियां और कंटीले पौधे ही थे, जिससे रास्ता बनाना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर उन्हें कंटीली झाड़ियों से बचना पड़ता था और नीचे जमीन भी दलदली और पत्थरों से भरी हुई थी। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जो उनके डर को और बढ़ा रही थीं। बाप रे, ये तो बहुत ही घना जंगल है, समीर ने हाँफते हुए कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। कहीं जाकर थोड़ी देर बैठ जाएं। ऐसी भी जगह दिखाई नहीं दे रही जहां थोड़ी देर आराम कर सकें। हर तरफ सिर्फ कंटीले पौधे और दलदल ही है, चलने में भी मुश्किल हो रही है। आलोक ने थक कर कहा, नहीं भाइयों, अब मैं और नहीं चल पाऊंगा। मेरे पैर अब जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है हम बहुत अंदर आ गए हैं, अब पीछे लौटना भी मुश्किल है। तभी अचानक एक भयंकर गंध हवा में फैल गई। ये ताजे मांस की गंध थी, जो किसी जंगली जानवर की नहीं, बल्कि कुछ और ही भयावह लग रही थी। ये गंध इतनी तीव्र थी कि उन्हें उल्टी आने लगी। ये तो मांस की खुशबू आ रही है, विकास ने सूंघते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों थी। लगता है कोई शिकारी जानवर आसपास है, या शायद। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अचानक पेड़ों के पीछे से एक विशालकाय भयानक आकृति निकली। वह इतना बड़ा था कि उसकी परछाई पेड़ों पर पड़ रही थी और सूरज की रोशनी को रोक रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों से जल रही थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसके दांत नुकीले थे और उसके शरीर पर खुरदुरे बाल थे। उसकी भयंकर आकृति को देखकर कोई भी डर से कांप उठता। ये कोई और नहीं बल्कि क्रूर दानव था, जंगल का सबसे क्रूर राक्षस, जिसकी कहानियां सुनकर गांव के बच्चे बड़े हुए थे और जिससे दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। भाई, कितने दिनों बाद मुझे ताजा इंसानी मांस खाने को मिलेगा, क्रूरदान ने अपनी दहाड़ती आवाज में कहा, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि पेड़ों के पत्ते भी थरथराने लगे और पक्षी डर के मारे उड़ गए। बहुत दूर चल लिया हूं, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। अब मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा, तुम मेरे आज के डिनर हो। आलोक, विकास और समीर डर के मारे कांपने लगे। उनका खून जम गया था। उन्हें लगा कि उनका अंत आ गया है, कि उनकी मौत उनके सामने खड़ी है। लेकिन आलोक, जिसने हमेशा मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी, उसने अपने डर पर काबू पाया। उसके दिमाग में एक तेज योजना बनी। आलोक, जो हमेशा सबसे चतुर और हाजिर जवाब था, तुरंत बोल पड़ा, अपनी आवाज में थोड़ा भी डर न दिखाते हुए, अरे बाप रे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राक्षस भाई। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम अभी जवान हैं और इतने दुबले पतले हैं? हमारी हड्डियों में मांस कहाँ है? हमें खाकर तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा और तुम्हें स्वाद भी नहीं मिलेगा। तुम तो और भूखे रह जाओगे। उसने अपनी बात को इस तरह से रखा जैसे वह क्रूरदान की भलाई की बात कर रहा हो, जैसे वह उसे एक सलाह दे रहा हो। एक काम करो, हम लोग खा पी कर मोटे हो जाएं, खूब तंदुरुस्त हो जाएं, हमारे शरीर में खूब मांस भर जाए, उसके बाद हमें खा लेना। तब तुम्हें भी भरपूर मांस मिलेगा और खाने में भी मजा आएगा। तुम भी तो स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हो, है ना? बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, है ना? आलोक ने अपनी बात पर जोर देते हुए पूछा, जैसे वह क्रूरदान से सहमति चाहता हो।
क्रूरदान रुक गया। उसकी लाल आंखें आलोक पर टिकी थीं। उसने ध्यान से आलोक, विकास और समीर को देखा। वे वास्तव में बेहद दुबले पतले थे और उसके विशालकाय शरीर के लिए एक छोटे से नाश्ते से ज्यादा कुछ नहीं थे। आलोक की बात में उसे कुछ सच्चाई नजर आई। एक मोटे और तंदुरुस्त इंसान को खाने में ज्यादा मजा आएगा, ये बात उसे समझ में आई। आखिरकार उसे भी तो अच्छे खाने की जरूरत थी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों के मोटा होने पर ही तुम्हें खाऊंगा, क्रूरदान ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी नरमी आ गई थी और उसकी लालच भरी आंखों में चमक आ गई थी। हाँ, खा लेना, हम लोग तुम्हारे पास ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम जो खिलाओगे उसे खाकर हम मोटे हो जाएंगे, उसके बाद तुम हमें खा लेना, ठीक है? हाँ, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आलोक, विकास और समीर ने एक साथ कहा, राहत की सांस लेते हुए। उनकी आवाज में उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी, जैसे उन्होंने मौत के मुंह से अपने लिए कुछ समय खरीद लिया हो। क्रूरदान हंसने लगा, एक भयानक हंसी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगा कि तुम लोग 2 दिन में मोटे हो जाओगे। तुम्हें दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगा। उसने अपने मन में सोचा कि ये युवा कितने मूर्ख हैं, वे नहीं जानते कि वे अपनी मौत को खुद ही न्योता दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब हम लोग ये खाना खाकर मोटे हो जाएंगे। अभी तो किस्मत अच्छी है, लेकिन बाद में जब मैं तुम लोगों को खाऊंगा तब तुम लोगों की किस्मत अच्छी नहीं रहेगी। अब चलो चलो चलो, तुम लोग अच्छे से खाओ और जल्दी से मोटे हो जाओ। क्रूरदान ने उन्हें अपनी गुफा की ओर चलने का इशारा किया। क्रूरदान, जो इंसानों को खाने का शौकीन था, अब अपने शिकार को मोटा करने के मिशन पर था। उसने अपनी विशालकाय गुफा के पास ही एक विशालकाय रसोई बनाई, जो उसने पहले कभी नहीं बनाई थी। वहां बड़े बड़े पत्थर के चूल्हे थे, विशालकाय लोहे के बर्तन थे और आग के लिए ढेर सारी लकड़ियां थीं। क्रूरदान अपनी पूरी शक्ति और ध्यान से उनके लिए खाना बनाने लगा। वह हर दिन आलोक, विकास और समीर के लिए दुनिया के सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार करने लगा। उसका मानना था कि जितना अच्छा खाना खिलाएगा उतने ही जल्दी ये तीनों मोटे होंगे। शुरुआत में क्रूरदान उन्हें मोटा करने के लिए केवल 2 दिनों का समय दिया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे यह एहसास हुआ कि आलोक, विकास और समीर मोटे होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वे अभी भी दुबले पतले ही थे, जैसे उनके शरीर पर भोजन का कोई असर ही नहीं हो रहा था। पहला दिन क्रूरदान ने उन्हें मीठे चावल, मटन करी और मक्खन से चुपड़ी गर्मा गर्म रोटियां खिलाईं। उसने उन्हें इतना भोजन दिया कि वे मुश्किल से उसे खत्म कर पाए। आलोक, विकास और समीर ने जी भरकर खाया। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी किस्मत बदल गई है और यह उनका जीवन का सबसे अच्छा भोजन था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया, ये जानकर कि उन्होंने पहला दिन तो निकाल लिया है। दूसरा दिन क्रूरदान ने उन्हें गर्मा गर्म पूरियां, आलू की सब्जी और दूध मलाई खिलाई। उन्होंने खूब खाई, पेट भरकर खाई, लेकिन फिर भी उनमें कोई खास शारीरिक बदलाव नहीं आया। क्रूरदान ने उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रूरदान चिंतित हो गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर क्या हो रहा है। तो बताओ, तुम लोग मोटे हुए हो या फिर नहीं? उसने एक दिन गुस्से में पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट और निराशा थी। आलोक ने मासूमियत से, जैसे उसे खुद भी समझ ना आ रहा हो, कहा, नहीं राक्षस भाई, हम लोग बिल्कुल भी मोटे नहीं हुए। वही तो मैं भी देख रहा हूं, तुम लोग दिखने में अभी भी बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह ही लग रहे हो। शायद हमें और ज्यादा पौष्टिक भोजन की जरूरत है, या शायद हम बहुत जल्दी पच रहे हैं। उसने जानबूझकर क्रूरदान को उलझाने की कोशिश की। क्रूरदान झुंझला गया। आज रात हम लोग ताजा मटन और पूड़ी खाएंगे और जरा अच्छे तरह से अदरक और प्याज डालकर बनाना। प्याज जरा ज्यादा डालना है जिससे वो और स्वादिष्ट बनेगा, और फिर हम लोग वो चाट चाट कर खाएंगे। उसने खुद से कहा, हाँ ठीक है, ऐसा ही करूंगा। तुम लोगों को मोटा होना ही पड़ेगा। पूड़ियां खाएंगे जमकर, तभी हमारे पेट मोटे होकर हो जाएंगे भयंकर। मुझे तुम्हें मोटा करना ही होगा किसी भी कीमत पर। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। क्रूरदान हर दिन इन आलोक, विकास और समीर के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता रहा। कभी मटन बिरयानी और शाही टुकड़ा, कभी चिकन टिक्का और मलाई कोफ्ता, कभी मछली फ्राई और लच्छेदार पराठे, और कभी गुलाब जामुन
और जलेबी और खीर। वह उन्हें इतना खिलाता कि वे मुश्किल से चल पाते। अक्सर खाना खत्म करने के बाद उन्हें सुस्ती महसूस होती थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे मोटे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनका शरीर वैसा का वैसा ही दुबला पतला बना हुआ था, जैसे उनके शरीर पर भोजन का कोई असर ही नहीं हो रहा था। एक दिन विकास ने ताश खेलते हुए कहा, चक्का चक्का, और ये मेरी गोटी बाहर आ गई। मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। प्याज काटते काटते मेरी आंखों में आंसू आ गए। राक्षस भाई, तुम इतना सारा प्याज क्यों डालते हो? यह हमारी आंखों में चुभता है। क्रूरदान, जो पास में खाना बना रहा था, यह सुनकर परेशान हो गया। उसने देखा कि आलोक, विकास और समीर दिन भर खाते पीते और फिर ताश खेलते रहते। वे कभी आलसी नहीं होते थे, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। वे आपस में हंसते बोलते थे, लेकिन उसके देखते ही गंभीर हो जाते थे और चुप हो जाते थे। वह यह भी देखता था कि रात को अक्सर वे देर तक जागते थे और उसे लगता था कि वे शायद आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत गया। 12 महीने 365 दिन क्रूरदान उन आलोक, विकास और समीरन को दिन रात अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया करता था, लेकिन उन लोगों के चेहरे में बिल्कुल भी कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। वे अभी भी उतने ही दुबले पतले थे जैसे 1 साल पहले थे, मानो भोजन उनके शरीर से गायब हो जाता था। आखिर मामला क्या था? 1 साल बीत गया। ये लोग मस्ती मजे भरकर खा पी रहे हैं, जंगल का सबसे स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मोटे नहीं हो रहे हैं। इन लोगों के लिए दिन रात खाना बनाते बनाते मैं खुद कमजोर हो गया हूं। मेरा पेट सिकुड़ता जा रहा है और मेरी ताकत कम होती जा रही है। मैं तो इन्हें खाने के लिए मोटा कर रहा था, लेकिन मैं खुद ही दुबला हो रहा हूं। अरे ओ राक्षस भाई, खाना बनाया कि नहीं? और कितना समय लगेगा? हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी लाओ, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। आलोक ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज में अब थोड़ी दबंगई और मालिकाना हक का भाव था, जैसे क्रूरदान उनका नौकर हो। क्रूरदान अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। वह खुद दुबला हो रहा था और इन युवाओं की सेवा करते करते थक गया था। उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसका शरीर कमजोर पड़ गया था और उसकी दहाड़ में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। अरे रे रे रे, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जाओ जाकर बनाओ, नवाश्त पीछा लेकर आओ, जल्दी जाओ। अरे जरा कच्चा प्याज डालकर दो भाई, जाओ जाओ, जाकर जरा प्याज काट कर ले आओ, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। संतोष ने आदेश दिया, जैसे वह क्रूरदान का मालिक हो। क्रूरदान की आंखों में आंसू आ गए। वह अब अपनी किस्मत को कोस रहा था। अरे बाप रे, अरे बाप रे, पानी दो, पानी दो, मुझे बहुत तीखा लगता है। मेरे हाथ कट गए प्याज काटते काटते, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुनो, मुझे और पूड़ियां चाहिए, जाओ जाओ, जाकर लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने अभी तक क्यों नहीं बनाया? विकास ने कहा, अपनी आंखों को मलते हुए। क्रूरदान जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसकी दहाड़ अब एक दयनीय चीख में बदल गई थी। अरे बाप रे, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। मैंने सोचा था तुम लोगों को खाऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे ही खा लिया। मुझे छोड़ दो, मैं अब और खाना नहीं बना सकता। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा शरीर टूट रहा है। तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए, रुपए, पैसे, सोना, चांदी, अनाज, जो भी मन करे वो ले जाओ, और अब तुम लोग अपनी शक्ल मत दिखाना। बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम लोगों से तंग आ गया हूं। आलोक, विकास और समीर क्रूरदान को रोता देख हैरान हो गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक इतना भयानक और शक्तिशाली राक्षस उनके सामने इस तरह रोएगा और दया की भीख मांगेगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए। उनकी योजना पूरी तरह से काम कर गई थी। आलोक ने मुस्कुराते हुए क्रूरदान के करीब जाकर कहा, ओहो, रो मत भाई, रो मत, तुम तो बड़े दयालु और भोले निकले। ठीक है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो हमें दे दो। तुम उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। हम तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। क्रूरदान ने तुरंत अपनी सारी धन दौलत, जो उसने अपनी गुफा के सबसे गुप्त कोने में छिपा रखी थी, उनके सामने रख दी। सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कीमती हीरे चमक रहे थे, मानो वे आलोक, विकास और समीर के भाग्य को रोशन कर रहे हों। चलो, मैं तो बाल बाल बच गया। मुझे लगा था कि मेरा अंत आ गया। तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल ली।
उसने राहत की सांस ली और खुद को सौभाग्यशाली समझा कि उसकी जान बच गई। क्रूरदान ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर भी एक आखिरी सवाल पूछने का साहस किया। अच्छा, एक बात बताओ, मैं तुम लोगों को दिन रात इतना सारा खाना खिलाता हूं, फिर भी तुम लोग मोटे क्यों नहीं हो रहे हो? ये कैसी पहेली है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और फिर मुस्कुराए। यह समय था अपनी जीत का रहस्य उजागर करने का, क्रूरदान को एक जीवन का पाठ पढ़ाने का। आलोक ने क्रूरदान के कंधे पर हाथ रखा। सुनो मेरे दोस्त, बात सीधी सी है। उसने एक पल सोचा, फिर समझाया। क्रूरदान भाई, हम लोग दिन भर खेलते कूदते रहते थे, ताश खेलते थे और तुम्हारी दी हुई स्वादिष्ट दावत का पूरा पूरा आनंद लेते थे, पेट भरकर खाते थे। क्रूरदान ने चौंक कर पूछा, तो फिर मोटे क्यों नहीं हुए? क्या मेरा खाना खराब था या तुम लोग कुछ जादू जानते थे? संतोष ने समझाया, नहीं राक्षस भाई, तुम्हारा खाना तो स्वर्ग जैसा था। हमने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, लेकिन रात में हम तीनों रोते थे। क्रूरदान ने फिर से चौंक कर पूछा, रोते थे? क्यों? जब तुम्हें इतना अच्छा खाना मिल रहा था तब क्यों रोते थे? ये तो अजीब बात है। समीर ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी। हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे राक्षस भाई। गांव में अवसरों की भारी कमी थी और हमें हमेशा यह चिंता सताती थी कि हम कैसे अपने परिवार और गांव के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। हम युवा थे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे, अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। हमें डर था कि अगर हम गांव में ही रहे तो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारी यह चिंता और भावुकता हमें हर रात जगाए रखती थी। हमारी आंखों से आंसू बहते रहते थे। हम रात रात भर सोचते रहते थे कि क्या होगा हमारा। हमें डर था कि हम कभी भी अपने गांव वापस नहीं जा पाएंगे और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आलोक ने बात पूरी की। इसलिए जो भी चर्बी हमारे शरीर में जम जाती थी उसे हम रोकर और अपनी सक्रिय दिनचर्या से गला देते थे। हम दिन भर शारीरिक रूप से सक्रिय रहते थे, जंगल में घूमते थे, खेलते थे और रात को हमारी चिंता हमें सोने नहीं देती थी, जिससे हमारी कैलोरी लगातार जलती रहती थी। हम भावनात्मक रूप से भी ऊर्जा खर्च करते थे। इसलिए इतने समय के बाद भी हम कभी मोटे नहीं हुए और तुम भी हमें कभी खा नहीं पाए। यह हमारी बुद्धि और मानसिक शक्ति थी जिसने हमें बचाया। क्रूरदान अवाक रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये युवा कितने चतुर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी कमजोरियों और अपनी चिंताओं को ही अपनी ताकत बना लिया था। उनकी उदासी और सक्रियता उनके शरीर को स्वस्थ रखती थी, जिससे वे राक्षस के चंगुल से बच पाए। क्रूरदान को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने उनकी बुद्धि की प्रशंसा की। क्रूरदान ने सिर झुकाया और कहा, वाह, तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम तीनों ने मुझे मात दे दी। आज से मैं तुम लोगों को कभी नहीं खाऊंगा। तुम मेरी सारी धन दौलत ले जाओ और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं अब कभी इंसानों को नहीं खाऊंगा और न ही किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। आलोक, विकास और समीर ने क्रूरदान को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसकी सारी धन दौलत जो अब तक उन्हें कभी नहीं मिली थी ले ली और खुशी खुशी गांव वापस लौट आए। उनकी वापसी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी उन्हें देखकर हैरान थे कि वे क्रूरदान के भयानक जंगल से जिंदा और धनवान वापस कैसे आ गए। गांव के लोग उनकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक थे। गांव में आकर उन्होंने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे गांव के भले के लिए किया। उन्होंने सबसे पहले एक सामुदायिक विकास केंद्र बनाने में निवेश किया। यह केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि गांव के सपनों का एक नया केंद्र था, एक ऐसा स्थान जहां से परिवर्तन की लहर शुरू हुई। उन्होंने गांव के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना शुरू किया। आलोक ने कृषि में नए और आधुनिक तरीकों के बारे में सिखाया, जैसे कि उन्नत बीज और जैविक खाद का उपयोग करना, जिससे फसल की पैदावार कई गुना बढ़ गई। विकास ने छोटे मोटे व्यापार और दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया, जैसे कि टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े सिलना, जिससे गांव के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। और समीर ने गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया और उनके लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोली, जहां किताबें पढ़ने और सीखने का अवसर था। सरपंच रामनाथ, जिन्होंने पहले उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था,
अब उनकी सफलता को देखकर बहुत प्रभावित हुए। प्रिया ने भी इस नेक काम में उनकी भरपूर मदद की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। अर्जुन ने युवाओं को इस परियोजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही पूरा गांव इस सकारात्मक बदलाव में शामिल हो गया। अब गांव में समृद्धि आने लगी। युवा अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, नई फसलें उग रही थीं और गांव की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा था। आलोक, विकास और समीर ने अपने प्रयासों से गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार किया और सभी को स्वादिष्ट भोजन और बेहतर जीवन का अवसर मिला। हरिपुर अब एक प्रगतिशील गांव बन गया था। क्रूरदान भी बदल गया। उसने इंसानों को खाना छोड़ दिया और अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियों, कीमती खनिजों और स्वादिष्ट शहद का एक बड़ा भंडार बनाया। वह अब जंगल के अन्य जीवों की मदद करने लगा। उन्हें बीमार होने पर जड़ी बूटियां देता और शिकारियों से बचाता था। जंगल भी अब एक सुरक्षित और हरा भरा स्थान बन गया था, जहां जानवर बिना किसी डर के रहते थे। आलोक, विकास और समीर ने अपनी बुद्धि, लगन और धैर्य से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि गांव और जंगल दोनों में एक सकारात्मक बदलाव भी लाए। उनकी कहानी यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी बुद्धि और धैर्य से काम लेने पर सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। ये भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और सामूहिक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और कभी-कभी सबसे भयानक दिखने वाला दुश्मन भी दिल का अच्छा हो सकता है, अगर उसे सही रास्ता दिखाया जाए या उसे सही तरीके से समझा जाए। उनकी कहानी हरिपुर गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई और वे हमेशा के लिए गांव के इतिहास में 3 चतुर दोस्त के रूप में याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। रंगपुर गांव भारत के हृदय में बसा एक ऐसा ठिकाना था जहां समय अपनी गति से चलता था। खेतों में फसलें इठलाती थीं और हर सुबह सूरज की किरणें मिट्टी में जीवन भर देती थीं। यहाँ की हवा में हल्दी और मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल जाती थी और पक्षियों का कलरव सुबह की लोरी गाता था। गांव की गलियां सादगी और प्रेम से सराबोर थीं। इसी गांव में 2 ऐसे दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती की मिसालें पीढ़ियों तक सुनाई जाती थीं। नील और रवि। नील एक दुबला पतला लड़का था जिसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थीं और उसकी उंगलियां हवा में अजीबोगरीब आकृतियां बनाती थीं। वह शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा छिपी थी। वह किसी भी पशु पक्षी की बोली हूबहू निकाल सकता था। उसकी मिमिक्री इतनी सटीक थी कि गांव के पालतू जानवर भी धोखा खा जाते और जंगली जानवर भी भ्रमित हो जाते। बच्चे उसकी आवाजों से घंटों मनोरंजन करते। कभी शेर की दहाड़ तो कभी कोयल की कूक। नील की हर आवाज गांव की महफिलों की जान थी। वहीं रवि, जिसका शरीर थोड़ा गठीला और चेहरा हमेशा खुशियों से दमकता रहता था, वह हमेशा हंसमुख, दिलेर और बेफिक्र स्वभाव का था। उसे गांव में मस्त मौला रवि के नाम से जाना जाता था। उसका जीवन दर्शन था, जिंदगी एक ही बार मिलती है, डर डर के क्यों जीना। रवि की अदम्य हिम्मत और नील की पैनी सूझबूझ, ये दोनों उनके अटूट रिश्ते की नींव थे, जिसने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने की ताकत दी। गांव के लोग कहते थे कि अगर रवि शरीर है तो नील उसकी आत्मा। एक सुनहरी सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर गांव की झोपड़ियों पर पड़ रही थीं, नील और रवि को एक बेहद जरूरी काम से प्रकाशपुर शहर जाना पड़ा। प्रकाशपुर रंगपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस था, जहां आधुनिकता और परंपरा का संगम था। यह काम इतना महत्वपूर्ण था कि अगर वे समय पर नहीं पहुंचते तो उनके परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता था। दरअसल रवि के पिता ने एक बड़े व्यापारी से कुछ अनाज उधार लिया था और उसे चुकाने की अंतिम तिथि उसी दिन थी। इसके अलावा गांव के सबसे वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति वैद्यनाथ, जो कई पीढ़ियों से लोगों का इलाज करते आ रहे थे, गंभीर रूप से बीमार थे। उन्हें एक दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, जिसे सिर्फ प्रकाशपुर के गुप्त बाजार में मौजूद एक विशेष वैद्य डॉ संजीव ही पहचानते और देते थे। नील और रवि ने मिलकर यह बीड़ा उठाया था। उन्होंने सुबह सुबह पहली बस पकड़ने की योजना बनाई थी, जो सुबह 6 बजे निकलती थी। वे पिछले दिन से ही तैयारी कर रहे थे। नील ने अपना छोटा सा झोला तैयार किया,
जिसमें कुछ रोटियां और पानी की बोतल थी। रवि ने अपने साथ गांव के नक्शे का एक टूटा हुआ हिस्सा और कुछ सिक्के रखे थे। अरे नील, जल्दी चल, हमें कहीं देर ना हो जाए, नहीं तो वैद्यनाथ की दवाई भी नहीं मिलेगी और वो सौदा भी हाथ से निकल जाएगा। पिताजी ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली है, रवि ने उत्साहित होकर कहा। उसकी आवाज में थोड़ी जल्दबाजी और चिंता दोनों थी। चल तो रहा हूं, पंख थोड़े ही हैं जो उड़ जाऊं। वैसे भी इतनी सुबह सुबह कौन सी बस उड़ के जाती है? वैसे भी बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। नील ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके कदमों में भी तेजी थी। रवि ने मजे लेते हुए कहा, अगर पंख होते तो बस के लिए क्यों रुकते? उड़कर सीधे प्रकाशपुर पहुंच जाते और सारा काम भी हो जाता। फिर देर रात लौटते और आज की थकान कल के काम से भरते। वैसे तूने पानी की बोतल रखी है ना? जंगल का रास्ता है, प्यास बहुत लगेगी। वे गांव के एकमात्र बस स्टॉप पर पहुंचे, जहां सुबह के धुंधलके में कुछ और यात्री भी बस का इंतजार कर रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। एक बुजुर्ग किसान अपनी पोटली लिए खड़ा था। एक युवा महिला अपने छोटे बच्चे के साथ बस का इंतजार कर रही थी। सबकी निगाहें सड़क पर टिकी थीं। तभी दूर से एक बस की हेडलाइट चमकती दिखाई दी। उसकी आवाज सुनकर सबकी उम्मीदें जाग उठी। आ गई बस, रवि चिल्लाया और दोनों ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। प्रकाशपुर जाने वाली बस उनके ठीक सामने से सर्र से गुजरी और बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गई। उसकी आवाज हवा में घुल गई, पीछे छौड़ा गई। बस निराशा और एक अजीब सा सन्नाटा। स्टॉप पर मौजूद सभी यात्रियों के चेहरे पर मायूसी छा गई। बुजुर्ग किसान ने सिर झुका लिया और युवा महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। रवि और नील एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में निराशा थी। अब क्या करें रवि? अगली बस तो 14 घंटे बाद मिलेगी, हमारा सारा काम रुक जाएगा, नील ने उदास होकर कहा। रवि पास की एक पुरानी चाय की दुकान पर गया, जहां बुजुर्ग चाचा गफूर, गांव के सबसे जानकार व्यक्ति, अपनी दुकान की पहली चाय की चुस्की ले रहे थे। चाचा गफूर गांव के हर रास्ते और हर समस्या का समाधान जानते थे। उनकी आंखों में गांव के अनगिनत किस्से और रहस्य छिपे थे। नमस्ते चाचा, प्रकाशपुर जाने वाली अगली बस कब आएगी? रवि ने उदास होकर पूछा। चाचा गफूर ने अपनी लंबी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, बेटा, अब अगली बस तो कम से कम 14 घंटे बाद ही मिलेगी। आज की बस निकल गई तो कल ही मिलेगी। अब मेरी मानो तो वापस चले जाओ, कल सुबह ठीक समय पर आ जाना। ये किस्मत का खेल है। नील और रवि ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। रवि ने उन्हें अपने काम की अहमियत बताते हुए कहा, चाचा, हमारा आज निकलना बहुत ही जरूरी है। अगर हम आज नहीं पहुंचे तो वैद्यनाथ की दवाई नहीं मिलेगी और पिताजी का व्यापारिक नुकसान भी हो जाएगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। चाचा गफूर ने उनकी परेशानी को समझा और अपनी गहरी सोच में डूब गए। वे कुछ देर तक खामोश रहे, जैसे किसी पुराने नक्शे को मन ही मन पढ़ रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, एक तरीका है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल और खतरनाक भी है। उसे हर कोई नहीं कर पाता। क्या? दोनों ने उत्सुकता से पूछा। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। अगर तुम लोग थोड़ी दूर पैदल चलोगे तो एक घना जंगल मिलेगा। उसे पार करते ही सड़क पर एक और बस स्टॉप है। वहां हर 2 घंटे में बस आती है। ठीक है चाचा, हम वहीं से जाते हैं। हम कोई भी खतरा उठाने को तैयार हैं। रवि ने तुरंत फैसला कर लिया। उसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी। चाचा गफूर ने उन्हें आगाह करते हुए कहा, ध्यान से जाना बेटा, वो जंगल बहुत भयानक है। उसका नाम छायावन है। वहां की हवा में कुछ अलग सा है। मैंने सुना है कि वहां अजीबोगरीब शक्तियां भी हैं और कुछ रहस्यमयी कहानियां भी प्रचलित हैं। कई लोग उस रास्ते से गए पर वापस नहीं आए। कुछ तो लौटते नहीं, और जो लौटते हैं वे मानसिक रूप से ठीक नहीं होते। लेकिन अगर तुम दोनों साथ हो और अपनी सूझबूझ से काम लो तो शायद डरने की कोई बात नहीं। बस सावधान रहना। हाँ हाँ, धन्यवाद चाचा, हम ध्यान रखेंगे, नील ने जवाब दिया। हालांकि उसके मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बनने वाला है और उन्हें ऐसे अनुभवों से गुजरना होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों ने अपने झोले कसे, अपनी पानी की बोतलें भरी और छायावन की ओर चल दिए।
गांव की पगडंडी धीरे धीरे घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरे एक सुनसान रास्ते में बदल गई। हवा में अजीब सी नमी थी और सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी, जिससे एक रहस्यमय माहौल बन गया था। पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उनकी चोटियां आसमान छू रही थी और उनकी शाखाएं आपस में इतनी गूंथी हुई थीं कि लगता था जैसे कोई विशालकाय हरा भरा जाल बिछा हो। हर पत्ती में एक अजीब सा सन्नाटा था। अरे रवि, ये किस जंगल में ले आया तू? चाचा गफूर ने ठीक ही कहा था। ये तो कोई साधारण जंगल नहीं लगता। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास घूम रही हो। अगर कोई जंगली जानवर मिल गया तो? आज तो गए। मेरा तो दिल तेज धड़क रहा है, नील ने डरी हुई आवाज में कहा। उसके कदम थोड़े धीमे पड़ गए थे। रवि ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, अरे इतना मत डर, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मेरी मौजूदगी में भला तुझे क्या हो सकता है? मैं तेरी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। वैसे भी डरने से क्या होगा, हमें आगे बढ़ना ही है। तू है तभी तो डर रहा हूं बे, तेरी हरकतों से ही तो डर लगता है। पता नहीं कब क्या कर बैठे। पिछली बार भी तूने मुझे दलदल में फंसा दिया था और वैसे भी तूने मुझे यहां खींच लिया है, नील ने पलट कर कहा। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी चिंता को छिपा रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, पेड़ों की ऊंचाई और घनत्व बढ़ता गया। सूरज की रोशनी पूरी तरह से छिप गई और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जिसे सिर्फ उनकी पदचापें और पत्तियों की सरसराहट तोड़ रही थी। तभी उन्हें दूर से कुछ तेज सांसों और पत्तियों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत रुक गए, उनकी सांसें भी थम गईं और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुना कुछ? लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है, नील ने फुसफुसाया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। हाँ, लगता है कुछ है और वो हमारी तरफ ही आ रहा है। शायद कोई जानवर हो, रवि ने जवाब दिया। उसकी आंखों में सतर्कता थी। अचानक पेड़ों के बीच से एक बड़ा, पतला और भूखा सा जंगली भेड़िया उनकी ओर आता दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए थे और वह गुर्रा रहा था। उसकी भयानक आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। अरे बाप रे, ये तो भेड़िया है, हमें तो खा जाएगा, नील चीखा। उसकी आवाज में डर साफ था। रवि ने अपनी हिम्मत बटोरते हुए कहा, भाग, और क्या, ये हमें कच्चा चबा जाएगा। पीछे मत देखना, बस भागते रहो। दोनों ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। भेड़िया उनके ठीक पीछे पड़ा था। उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वे पत्थरों और झाड़ियों से बचते हुए तेजी से भाग रहे थे। उनकी जान गले में अटकी हुई थी। भागते हुए नील ने पीछे मुड़कर देखा। भेड़िए के ठीक पीछे एक विशालकाय भालू भी था, जो शायद भेड़िए का पीछा कर रहा था या उनकी ओर आ रहा था। भालू है, भालू, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम तो आज गए काम से। मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही है, अब और नहीं भागा जाएगा, नील हाँफते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि ने हाँफते हुए कहा, मैं और नहीं भाग सकता, मेरी तो सांस फूल गई है, हमें कोई पेड़ खोजना होगा। उसने पास के एक ऊंचे और घने पेड़ पर छलांग लगाकर किसी तरह चरच गया। उसे देखकर नील भी फौरन पास वाले पेड़ पर चढ़ गया। दोनों ने अपने आप को घनी पत्तियों और डालियों के पीछे छिपा लिया। भालू पेड़ के नीचे आकर गरजने लगा। वह कभी रवि को देखता और कभी नील को। वह वहीं डटकर बैठ गया, जैसे इंतजार कर रहा हो कि वे कब नीचे आएंगे। भेड़िया भी आसपास ही चक्कर काट रहा था। उसकी निगाहें उन पर टिकी थी। अरे, ये तो यहीं बैठ गया, इसे कैसे भगाए? अब क्या करें, ये तो हमारी जान ले लेगा। मेरी तो टांगें कांप रही हैं, नील ने घबराकर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तू कुछ सोच नील, तेरी आवाजों का जादू यहां काम आएगा। ये हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर ये काम नहीं किया तो हम मारे जाएंगे, रवि ने कहा। भे, शेर की आवाज निकाल, शायद डर के भाग जाए। ये जंगल का राजा होता है, इससे तो हर कोई डरेगा। इसकी आवाज सुनते ही जंगली जानवर दूर भाग जाते हैं। रवि ने एक उपाय सुझाया। अगर शेर की आवाज से नहीं भगा तो फिर तो हम दोनों मारे गए। मेरा तो दिल बाहर आने को हो रहा है, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, नील ने डरते हुए पूछा। अरे भागेगा, भागेगा, मुझे विश्वास है। तू अपनी पूरी ताकत लगा, जैसे तूने गांव के बच्चों को डराया था, रवि ने उसे विश्वास दिलाया। नील ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों को बंद किया
और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भयानक शेर की गर्जना निकाली। उसकी आवाज इतनी असली थी कि जंगल में दूर तक गूंज गई। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और हवा में एक अजीब सा कंपन पैदा हो गया। आवाज सुनते ही भालू चौंक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं, जैसे उसने कोई असली शेर देख लिया हो। नील ने आवाज को और तेज कर दिया, एक असली शेर की तरह गरजते हुए, और अपनी आवाज में एक अजीब सा कंपन पैदा किया। भालू दुम दबाकर तेजी से वहां से भाग गया, जैसे उसकी जान पर बनाई हो। भेड़िया भी डरकर कहीं गायब हो गया। हे भगवान, शुक्र है हम बच गए। तेरी आवाज ने तो कमाल कर दिया। मुझे तो लगा आज हम मारे गए। रवि ने राहत की सांस ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। चलो अब जल्दी जल्दी चलें, कहीं कोई और जानवर ना आ जाए। इस जंगल में तो हर कदम पर खतरा है। मुझे यहां से निकलने का इंतजार है। नील बोला। उसकी आवाज अब थोड़ी स्थिर थी, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बैठा था। कुछ देर और चलने के बाद जंगल थोड़ा कम घना हुआ और पेड़ों के बीच से एक अजीब सी इमारत दिखाई दी। ये किसी छोटी सीमांत चौकी जैसी लग रही थी, लेकिन इतनी घनी और सुनसान जगह पर इसका होना बेहद असामान्य था। उसका दरवाजा बहुत बद्धा, मजबूत और प्राचीन लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशियां खुदी थीं। दरवाजे पर एक बड़ा सा प्रतीक चिन्ह बना था, एक तलवार और एक खोपड़ी, जिसके नीचे कुछ अज्ञात भाषा में लिखा था। यार वो देख, ये क्या है? जंगल में ऐसी चौकी कौन बनाएगा? चाचा गफूर ने ठीक ही कहा था, ये जंगल अजीबोगरीब शक्तियों से भरा है। ये कोई आम जगह नहीं लगती। मुझे यहां से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है, नील ने संशय में कहा। इससे पहले कुछ और हो, यहां से निकल लो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये एक रहस्यमय और खतरनाक जगह लगती है, रवि ने तुरंत कहा। उसकी आंखों में चिंता थी। तभी दूर से बहुत सारे घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है। जमीन कांपने लगी थी और पेड़ों से धूल के गुबार उठने लगे थे। दोनों दोस्त घबराकर फिर से एक बड़े और घने पेड़ पर चढ़ गए, जहां से वे सब कुछ देख सकते थे, लेकिन खुद छिपे रह सकते थे। घोड़ों पर सवार खतरनाक हथियारों से लैस 12 डाकू वहां आते हैं। उनके हथियार सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उनके चेहरे क्रूरता से भरे थे। उनका सरदार, एक भयानक दिखने वाला आदमी जिसका नाम अंधेरा सिंह था, वह अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए आसपास के सभी क्षेत्रों में कुख्यात था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर पैदा करती थी, और उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसके साथ उसके 2 मुख्य सहायक थे, मोतीलाल जो थोड़ा मूर्ख लेकिन सरदार का वफादार था, और छोटा भीम जो अपने नाम के विपरीत काफी पतला लेकिन बहुत तेज और चालाक था। उनके घोड़ों पर भारी भरकम थैलियां लदी थीं, जिनमें शायद लूटा हुआ सामान था। अंधेरा सिंह ने अपनी ऊंची कर्कश आवाज में कहा, ए मोतीलाल, जाकर देख सब ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई यहाँ से गुजरा हो। मोतीलाल घोड़े से उतरकर चौकी के पास आता है। वह अपनी जेब से एक अजीब सा चमकता हुआ रत्न निकालता है, जो लाल रंग का था और अंदर से एक हल्की रहस्यमय रोशनी निकल रही थी। वह रत्न को चौकी के दरवाजे पर बने एक विशेष खांचे में लगाता है। माफ करना सरदार, वो मंत्र था, भूल गया। अरे क्या था वो झिलमिल तारे वाला? हाँ, याद आया, झिलमिल तारे दूर हमारे, मोतीलाल ने बुदबुदाते हुए कहा। वह रत्न को बार बार इधर उधर घुमा रहा था, जिससे रत्न से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। रत्न लगाते ही और मंत्र बोलते ही दरवाजे पर लगी कुछ प्राचीन आकृतियां चमकने लगी और एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। देखा, मैं कितना होशियार हूं सरदार, मैंने कर दिखाया, मैं बहुत ज्ञानी हूं। मोतीलाल ने खुद की पीठ थपथपाई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। अंधेरा सिंह चिल्लाया, मोतीलाल क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? क्या तू फिर से कोई नाटक कर रहा है? मुझे बिल्कुल इंतजार नहीं है, जल्दी कर। सरदार, ये झिलमिल तारे कितनी बार है? 2 बार, मोतीलाल ने पूछा। उसका चेहरा असमंजस में था। अंधेरा सिंह हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। पक्षी डरकर उड़ गए। मोतीलाल, तू हर बार भूल जाता है, ये मंत्र एक बार ही बोलना होता है। कब सुधरेगा तू? लगता है तुझे शराब का नशा नहीं उतरता। तू मेरा समय बर्बाद कर रहा है। बाकी डाकू भी हंसने लगे। कुछ तो घोड़े से गिरने वाले थे।
तभी उस चौकी का बड़ा दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुलता है। अंदर से हल्की रहस्यमयी रोशनी आती है। मोतीलाल जल्दी से अंदर जाकर बाहर आता है और रत्न को पास के एक गुप्त पत्थर के नीचे छिपा देता है, जिसे केवल वही जानता था। डाकू अपनी घोड़ियों को वहां से हटाते हैं और जंगल में आगे बढ़ जाते हैं, शायद किसी और गुप्त ठिकाने की ओर, जहां वे अपना लूटा हुआ सामान छिपाते थे। उनके जाने के बाद नील और रवि पेड़ से नीचे उतरते हैं। हे भगवान, ये जंगल है या खतरों का घर? पहले जंगली जानवर, अब डाकू। चल रवि, यहां से निकल। मुझे अब और एक पल भी यहां नहीं रुकना। मेरी तो सांस अटकी हुई है, मुझे घर जाना है, नील ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन रवि उस रत्न वाले पत्थर की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक नई उत्सुकता थी, मानो कोई खजाना उसकी ओर बुला रहा हो। रवि के मन में एक विचार आया कि शायद यह रत्न वैद्यनाथ की दवाई के लिए पैसे दिला सके। ना ना नील, तूने पहले ही बहुत झमेला कर दिया है। तू डाकुओं से पंगा लेने की सोच भी मत। ये डाकू तुम्हें मार डालेंगे, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। नील ने उसे रोका, लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पत्थर के नीचे से चमकता हुआ रत्न निकाल लिया। रत्न उसके हाथ में आकर और तेजी से चमकने लगा, जैसे उसमें कोई शक्ति हो या जैसे वह किसी गुप्त शक्ति का स्रोत हो। क्यों अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने पर तुला है? अपने साथ मुझे भी मरवाएगा। ये डाकू बहुत खतरनाक लगते हैं। मुझे तो उनकी शक्ल देखकर ही डर लग रहा है। इनकी आवाजें सुनकर ही रूह कांप जाती है, नील ने गुस्से में कहा। रवि बोला, अगर अंदर कोई खजाना हुआ तो, या कोई गुप्त रास्ता, या शायद कोई और रहस्य। देखूं तो क्या है। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। शायद वैद्यनाथ की दवाई के पैसे भी मिल जाए। हमें तो इस काम को करने की जरूरत है। अगर डाकू लोग वापस आ गए तो 12 हैं, जान से मार देंगे। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। मैंने अभी बहुत कुछ करना है और मुझे प्रकाशपुर पहुंचना है। मैं अपने माँ बाप के लिए जीना चाहता हूं, नील ने जोर देकर कहा। ठीक है, तू मत चल, मैं जाता हूं। तू बाहर चौकीदारी कर। ध्यान से सुन, दरवाजा खुलने पर मैं ये रत्न बाहर फेंक दूंगा। तू वापस पत्थर के नीचे छिपा देना। अगर कोई खतरा हो तो 3 बार कौवे की आवाज निकालना, और खतरा नहीं हो तो 1 बार कबूतर की आवाज। जब तू 1 बार आवाज निकालेगा, मैं दरवाजे पर आ जाऊंगा। तू उसे बाहर से खोल देना। मैं जल्द से जल्द बाहर आने की कोशिश करूंगा। रवि ने अपनी योजना बनाई। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसने नील को समझाया, ना बाबा ना, ये रत्न तू ले जा अपने साथ। कहीं गिर गया तो? मैं चौकीदारी नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे भी मुझे इस जंगल में बहुत अजीबोगरीब महसूस हो रहा है। लगता है चाचा गफूर सही कह रहे थे, नील ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन रवि दृढ़ था। रवि ने नील की बात को अनसुना कर दिया। उसने दरवाजे के खांचे में रत्न स्वैप किया और झिलमिल तारे दूर हमारे कहा। भारी आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। अंदर से एक ठंडी नम हवा का झोंका आया और हल्की सड़ी हुई गंध भी थी। रवि अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है और नील रत्न को पत्थर के नीचे छिपाकर एक घनी झाड़ी के पीछे छिप जाता है, जहां से वह सब कुछ देख सके और अपनी आवाजों का जादू दिखा सके। रवि अंदर जाकर हैरान हो जाता है। यहां तो कुछ नहीं है। डाकू लोग भी ऐसे ही मनोरंजन करते हैं। बेकार में इतना डर लग रहा था। उसने पहले एक बड़े से खाली कमरे में खुद को पाया। कमरे में चारों ओर पुराने उपकरण पड़े थे, जैसे यह किसी पुरानी खदान का प्रवेश द्वार हो। तभी उसे नीचे की ओर जाती हुई एक गुप्त सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वे सीढ़ियां पत्थर की बनी थीं और नीचे एक अंधेरी सुरंग में जा रही थीं, जहां से मिट्टी खोदने और हथौड़े चलाने की आवाजें आ रही थीं, साथ ही कुछ दबी हुई कराहें भी। रवि ने हिम्मत की और नीचे उतरना शुरू किया। नीचे एक बड़ी अंधेरी सुरंग थी, जहां तेल के दियों की हल्की रोशनी फैल रही थी, जो हर कोने में अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। अंदर पहुंचकर रवि ने देखा कि वहां 7 आदमी मिट्टी खोद रहे थे और एक गहरी सुरंग बना रहे थे। वे सभी थके हुए, मैले कुचैले और डरे हुए लग रहे थे। उनके हाथों में कुदाल और फावड़े थे और उनके शरीर पर धूल और पसीने की परत जमी थी। उनके चेहरे पर भूख और निराशा साफ झलक रही थी। रवि को देखकर वे भी डर गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे तुरंत रुक गए और अपने औजार जमीन पर रख दिए। उनकी आंखें रवि पर टिकी थीं। कौन हो तुम लोग? डरे हुए आदमियों में से एक ने कांपते हुए पूछा।
उसकी आवाज में डर साफ था। रवि ने कहा, मैं डाकू नहीं हूं, मैं तो यहां गलती से आ गया। तुम लोग कौन हो? तो तुम यहां कैसे आए और क्या चाहते हो? क्या तुम डाकुओं के नए आदमी हो? एक और मजदूर जिसका नाम दिनेश था, उसने हिम्मत करके पूछा। उसकी आंखों में शक था। वो छोड़ो, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रवि ने पूछा। एक मजदूर जिसका नाम प्रकाश था, उसने बताया, ये डाकुओं का गुप्त अड्डा है। वो हमें कई महीनों पहले उठाकर लाए थे और यहां बंद करके रखा है। हमसे यहां एक बहुत लंबी सुरंग खुदवा रहे हैं। वे हमें यहां से निकलने नहीं देते। कितने दिनों से? रवि ने पूछा। कई महीनों से। हम यहां बंधक हैं। हमें बस थोड़ा खाना और पानी देते हैं। डाकुओं को इस सुरंग से अंधेरा पर्वत में छिपे प्राचीन खजाने को लूटना है। वे यहां से आसानी से भाग जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हम लोग? प्रकाश ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुरंग बनने के बाद हमें मार देंगे। एक को तो हमारे सामने ही मार चुके हैं। वे बहुत क्रूर हैं। हमारा दोस्त रमेश था, उसे तो उन्होंने बिना किसी दया के मार दिया। एक अन्य मजदूर सुरेश ने कहा। तभी एक नया पात्र ज्ञानू दादा, जो उन सभी मजदूरों का मुखिया था और सबसे बूढ़ा व अनुभवी था, बोला, हमें एक उम्मीद की किरण मिली है जब से तुम यहां आए हो। जवान, तुम ही हमें यहां से निकाल सकते हो। हमें अब तुम पर ही भरोसा है। हम सालों से इंतजार कर रहे थे कि कोई हमारी मदद करने आए। ज्ञानू दादा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो आशा को दर्शा रही थी, मानो रवि उनके लिए कोई देवदूत हो। रवि ने ज्ञानू दादा और बाकी मजदूरों की हालत देखी। उनके चेहरों पर निराशा, थकान और भूख साफ झलक रही थी। उसे उन पर तरस आया और उसने ठान लिया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने ज्ञानू दादा से पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है यहां से निकलने का? क्या कोई गुप्त निकास नहीं है? कोई सुरंग का और सिरा? ज्ञानू दादा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, ये इकलौता रास्ता है। बाहर हर तरफ डाकुओं के पहरेदार हैं और अंदर ये सुरंग अभी अधूरी है। वे हमें जान से मार देंगे अगर हमें भागते हुए देख लिया। वे हर 2 घंटे में गिनती करने आते हैं। रवि ने कहा, ठीक है, मैं आपको यहां से निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हमें उनकी योजना को समझना होगा। रवि अभी ज्ञानू दादा से बात कर ही रहा था कि तभी बाहर से 3 बार कौवे की आवाज आती है। नील ने खतरे का संकेत दिया था। डाकू वापस आ रहे थे और इस बार वे शायद चौकी में ही रुकने वाले थे, शायद रात बिताने के लिए। कोई छिपने की जगह बताओ, जल्दी, वे हमें देख लेंगे, रवि ने कहा। उसकी आवाज में तेजी थी। ज्ञानू दादा ने रवि को इशारा किया। जवान, जल्दी, सुरंग के इस मिट्टी के ढेर के पीछे छिप जा, जल्दी, और ये कपड़े पहन ले ताकि तू भी हमारे जैसा दिखे। उन्होंने रवि को एक मैले कुचैले कपड़े और एक खाने का थैला दिया। ये खाने का थैला ले जा। अगर डाकू गिनती में कोई गड़बड़ करें तो तू भी मजदूर जैसा लगना चाहिए। और हाँ, अगर वे कुछ पूछें तो कुछ मत बोलना, बस सिर हिला देना। हमें बिल्कुल असली लगना होगा। रवि भी मजदूरों में शामिल होकर उन्हीं जैसा बनकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर मिट्टी लगा ली ताकि वह एक मजदूर जैसा दिखे। उसने अपने हाथों में एक फावड़ा उठा लेता है और मजदूरों के साथ खड़ा हो जाता है। बाहर से अंधेरा सिंह की कर्कश आवाज आती है, मोतीलाल, छोटा भीम, अंदर जाकर आदमी गिन। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे शक है कि यहाँ कोई आया है। मैंने कुछ अजीब सी आहट सुनी थी। मोतीलाल और छोटा भीम अंदर आते हैं। मोतीलाल आंखें घुमाते हुए आदमी गिनता है। 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 हैं। सरदार, मैंने सही गिना है, इस बार कोई गलती नहीं। मोतीलाल बाहर आता है और सरदार से कहता है, सरदार, पूरे 7 हैं। अंधेरा सिंह गुस्से में बोला, 7 नहीं 6। कितनी बार बताऊं? गिनती भूल गया क्या? एक का तो काम तमाम कर दिया था, वो अब कहां से 7 हो गए? तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो, या अंदर कोई नया आदमी आ गया है? नहीं सरदार, अंदर 7 आदमी ही हैं। मैं कसम खाता हूं, मैंने अभी गिना है, मोतीलाल ने जोर देकर कहा। छोटा भीम, तू जा इसके साथ। मुझे लगता है मोतीलाल ने आज फिर कुछ ज्यादा पी ली है, या इसकी आंखें खराब हो गई हैं। देख, सही से गिन। अंधेरा सिंह ने छोटा भीम को आदेश दिया। 3 बार कौवे की आवाज फिर आती है। नील ने फिर से खतरे का संकेत दिया था और इस बार वह आवाज चौकी के पास से ही आ रही थी।
रवि सुरंग में लगे एक बड़े मिट्टी के ढेर के पीछे इस तरह छिप गया कि उसे पहचानना मुश्किल था। मोतीलाल और छोटा भीम अंदर जाते हैं। छोटा भीम गिनता है, ये तो पूरे 6 हैं। पहले 7 थे, अब 6 कैसे हो गए? क्या कोई गायब हो गया या कोई छिप गया है? छोटा भीम ने हैरान होकर कहा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। मोतीलाल ने सिर खुजलाते हुए कहा, कितनी बार कहा, दिन में इतना मत पिया कर, तुझे ही दिख नहीं रहा। 6 ही तो हैं। तूने गलत गिना होगा। मैंने सही गिना था। मोतीलाल, तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। मैं सही कह रहा हूं, मुझे 6 ही दिख रहे हैं। तुझे दिख नहीं रहा क्या? कुछ तो गड़बड़ है। छोटा भीम ने गुस्से में कहा। अब चल, सरदार इंतजार कर रहा है, उसे शक हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। मोतीलाल ने उसे खींचते हुए कहा। बाहर आकर छोटा भीम ने सरदार से कहा, सरदार, सब ठीक है, 6 आदमी ही हैं। अंधेरा सिंह मोतीलाल पर भड़कता है। ये मोतीलाल, आज सब गड़बड़ कर रहा है तू। लगता है तुझे नजर लग गई है। तू यहीं रहकर रखवाली कर। अब अगले चंद्र ग्रहण को आएंगे कुछ लेने। तब तक कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। अगर कोई भी अंदर गया तो तेरी जान ले लूंगा। डाकू वहां से चले जाते हैं। अंधेरा सिंह मोतीलाल को वहीं छोड़कर जाता है। मोतीलाल चौकी के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, शराब के नशे में झूमता हुआ और कुछ अजीब सा गुनगुनाने लगता है। मोतीलाल चौकी के दरवाजे के पास खड़ा था, कभी इधर झूलता कभी उधर। उसकी आंखें बंद होने वाली थीं और वह नशे में पूरी तरह धुत था। तभी नील ने अपनी पूरी ताकत से गुर्राते हुए शेर की आवाज निकालनी शुरू की। आवाज इतनी भयानक थी कि जंगल में दूर तक गूंज गई। पेड़ों के पत्ते और भी तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई असली शेर गरज रहा हो। बाप रे, ये तो शेर है, ये तो मुझे मार डालेगा। मेरी तो आज मौत आ गई, मुझे बचाओ। मोतीलाल घबराकर वहां से भाग जाता है। उसकी शराब का नशा भी पल भर में उतर गया और वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है, बिना पीछे मुड़े। नील ने एक बार कबूतर की आवाज निकाली। यह संकेत कि खतरा टल गया है। वह पत्थर के नीचे से रत्न निकालकर दरवाजे पर बने खांचे में लगाता हुआ, झिलमिल तारे दूर हमारे, कहता है। भारी आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। अंदर से एक ठंडी ताजी हवा बाहर आती है, जो बंधक मजदूरों के लिए जीवनदायिनी थी। दरवाजे के उस पार रवि, ज्ञानू दादा और बाकी 6 आदमी खड़े थे। दरवाजा खुलते ही रवि बाहर आता है। नील खुशी से पागल होकर रवि के गले लग जाता है। तू ठीक तो है? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। क्या हुआ अंदर? और ये सब कौन है? इतनी देर क्यों लगी? नील ने सवालों की बौछार कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे। रास्ते में बताता हूं, पहले भागो यहां से। डाकू कभी भी वापस आ सकते हैं। हमें यहां से निकलना होगा, हमारी जान को खतरा है, रवि ने कहा। उसकी आवाज में तेजी थी। सब अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगते हैं। ज्ञानू दादा और बाकी मजदूरों के चेहरों पर आजादी की एक नई चमक थी। उनकी आंखों में आशा की किरण चमक रही थी। ठीक उसी समय गांव के वीर सेनापति विक्रम, जो अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, अपनी 15 सदस्यों की पुलिस टुकड़ी के साथ जंगल में गश्त लगा रहे थे। उन्हें कुछ दिन पहले ही डाकुओं की गतिविधियों के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी कि वे छायावन में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। उन्हें एक गुप्तचर रेशमा ने बताया था कि डाकू एक गुप्त चौकी में कुछ बंधकों को रखे हुए हैं और एक बड़े खजाने की तलाश में सुरंग खोद रहे हैं। सेनापति विक्रम ने अपने भरोसेमंद सहायक इंस्पेक्टर अर्जुन और एक तेज तर्रार महिला सिपाही किरण, जो अपनी निशानेबाजी और रणनीति के लिए जानी जाती थी, को साथ लिया था। उनकी टीम ने जंगल के अंदर एक गुप्त रास्ता पकड़ा था और वे डाकुओं का पीछा कर रहे थे। जैसे ही रवि, नील और बाकी मजदूर जंगल से बाहर निकलने वाले थे, उन्हें दूर से घोड़ों की आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि डाकू वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार घोड़ों की आवाज अलग थी। वे सतर्क हो गए। तभी उन्होंने देखा कि सेनापति विक्रम और उनकी पुलिस टुकड़ी तेजी से उनकी ओर आ रही थी। रुको, डरो मत, हम पुलिस हैं, तुम सुरक्षित हो, अपना हाथ ऊपर उठाओ, सेनापति विक्रम ने अपनी बुलंद आवाज में कहा। रवि ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत सेनापति विक्रम को पूरी कहानी बताई। चौकी के अंदर की स्थिति, बंधक मजदूरों और डाकुओं के खजाने की योजना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। इंस्पेक्टर अर्जुन और सिपाही किरण ने ध्यान से सुना।
उनके चेहरे पर गंभीरता थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। सेनापति विक्रम ने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांटा। एक टीम ने जंगल से भाग रहे डाकुओं का पीछा किया, दूसरी टीम ने चौकी के दरवाजे पर मोर्चा संभाला और तीसरी टीम, जिसमें इंस्पेक्टर अर्जुन और सिपाही किरण भी थे, सुरंग में घुसकर अंधेरा सिंह और उसके बचे हुए डाकुओं को पकड़ने गए। अंधेरा सिंह और उसके बचे हुए डाकू जो कहीं और से वापस आ रहे थे, चौकी पर वापस आते हैं। मोतीलाल, ओ मोतीलाल, कहाँ मर गया? अंधेरा सिंह ने आवाज लगाई, लेकिन केवल सन्नाटा था। ऐ छोटा भीम, देख ये कहाँ मर गया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ कोई अच्छी गंध नहीं आ रही। अंधेरा सिंह ने कहा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा सरदार, लग रहा है जैसे यहाँ कोई तूफान आया हो। छोटा भीम ने फुसफुसाया। अंधेरा सिंह खुद नीचे उतरकर जैसे ही दरवाजे के अंदर पैर रखता है, 2 छिपे हुए पुलिस वाले इंस्पेक्टर अर्जुन और सिपाही किरण उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। जंगल से भाग रहे डाकुओं को भी पुलिस की पहली टीम ने घेर लिया। चौकी के दरवाजे पर मोर्चा संभाले पुलिस ने बाकी डाकुओं को भागने का मौका नहीं दिया। डाकू हैरान थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अंधेरा सिंह और उसके सभी साथी पकड़े गए। उनके साथ ही अंधेरा पर्वत का रहस्यमय खजाना भी सुरक्षित हो गया, जिसे वे चुराने की फिराक में थे। पुलिस स्टेशन शांति भवन में अगली सुबह एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। शहर और गांव के प्रमुख लोग, मीडिया के प्रतिनिधि और आम जनता भी वहां मौजूद थी। सेनापति विक्रम नील और रवि की बहादुरी और चतुराई की तारीफ कर रहे थे। नील और रवि, तुम दोनों ने न केवल डाकुओं को पकड़ने में मदद की है, बल्कि 6 निर्दोष लोगों की जान भी बचाई है, जिन्हें डाकुओं ने बंधक बनाया हुआ था। तुम दोनों ने अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़ी डकैती को भी विफल कर दिया। तुम दोनों ने हमें अंधेरा पर्वत के प्राचीन खजाने का भी पता लगाने में मदद की है, जो डाकुओं की पहुंच से अब दूर है। तुम दोनों ने गांव और पुलिस दोनों का नाम रोशन किया है। मैं तुम दोनों को सलाम करता हूं। तुम दोनों असली नायक हो। सेनापति विक्रम ने कहा। उनके चेहरे पर गर्व था और उन्होंने जोरदार तालियां बजाईं। ये लो, ये तुम दोनों का इनाम। सेनापति ने एक बड़ा सा चेक उन्हें थमाया, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र भी दिया, जिस पर उनकी बहादुरी के किस्से लिखे थे। ज्ञानू दादा और बाकी मजदूरों ने भी नील और रवि को धन्यवाद दिया। ज्ञानू दादा ने कहा, तुम दोनों ने हमें एक नई जिंदगी दी है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पूरे क्षेत्र को डाकुओं के आतंक से मुक्ति दिलाई है। सेनापति ने हाथ जोड़कर कहा। भाई नील और रवि मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार था। उनकी दोस्ती और बहादुरी की यह कहानी रंगपुर गांव में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। उन्हें अब अजब गजब दोस्त के नाम से जाना जाने लगा। उनकी कहानी गांव गांव तक फैल गई और लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे, जो बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। रवि की दिलेरी और नील की अद्भुत आवाजों की प्रतिभा ने उन्हें गांव का गौरव बना दिया था। उन्होंने अपनी यात्रा से सीखा कि हर मुश्किल में भी उम्मीद की किरण होती है और दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। वे प्रकाशपुर पहुंचने में कामयाब रहे। उनका व्यापारिक काम भी हो गया, वैद्यनाथ की दुर्लभ दवाई भी मिल गई और वे अपने गांव के हीरो बन गए। जब वे रंगपुर लौटे तो पूरे गांव ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके नाम पर गीत गाए गए और मिठाइयां बांटी गईं। उनका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था, जो साहस, दोस्ती और रोमांच से भरा था और यह साबित करता था कि साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा या कुछ नया सिखाया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों